हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है सामाजिक विज्ञान के 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और ये जो 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और जो भी बच्चे इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उनसे 2021 बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और ये है वीडियो पार्ट 4। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखें तो उसे जल्दी देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास कब चलता है, तो रोज रात 8 बजे चलता है। तो 8 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक व्यावसायिक फसल है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है तंबाकू। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन व्यावसायिक फसल है। तो तंबाकू क्या है, व्यावसायिक फसल है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रंग से, बी ऑप्शन है पीला रंग से, सी ऑप्शन है हरा रंग से, डी ऑप्शन है भूरा रंग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। तो हरा रंग से दिखाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है धर्म से रहित, बी ऑप्शन है धार्मिक श्रेष्ठता, सी ऑप्शन है सर्वधर्म समभाव, डी ऑप्शन है यहाँ पे अल्पसंख्यकों का धर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, तो सर्वधर्म समभाव होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया गया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा क्या है। ए ऑप्शन है रूबल, बी ऑप्शन है डॉलर, सी ऑप्शन है रुपया, डी ऑप्शन है टाका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डॉलर कहाँ चलता है, तो अमेरिका में चलता है, यानी अमेरिका का मुद्रा क्या है, डॉलर है। और भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, इसे आपको याद रखना है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टाका है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न की कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। ए ऑप्शन है पूर्ण बेरोजगारी, बी ऑप्शन है छिपी हुई बेरोजगारी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है उग्र बेरोजगारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है जनेवा में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है वाशिंगटन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर भी, कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है भूटान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, तो अमेरिका में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर प्रश्न है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर भी, कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। ए ऑप्शन है जापान को, बी ऑप्शन है चीन को, सी ऑप्शन है अमेरिका को, डी ऑप्शन है बांग्लादेश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं, तो जापान को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 193, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 210। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है महानदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह महानदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर भी कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 28। 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो पहले भारत में 24 उच्च न्यायालय थे, लेकिन अभी हाल में ही एक उच्च न्यायालय बना है आंध्र प्रदेश में। तो अब भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं, तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बी ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बरौनी में, बी ऑप्शन है जामनगर में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है कोयली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो जामनगर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता
करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर की पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक देश कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक देश कौन सा है? ए ऑप्शन है सऊदी अरब, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है चीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक देश कौन सा है, तो सऊदी अरब है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर भी कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है? ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है रेशम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है, तो गन्ना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। 2 जगह हो गया है, तो एक को यहाँ से हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के जो संविधान है उसके 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 19, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है 16। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है, तो चीन में कोयला सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। ए ऑप्शन है एशिया,
बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है अफ्रीका, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 2010 में, बी ऑप्शन है 2000 में, सी ऑप्शन है 2010 में, डी ऑप्शन है 2012 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 2012 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। तो ये हुआ हुआ जो आंदोलन था ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। यहां पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ए ऑप्शन है प्रकाश सिंह, बी ऑप्शन है अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 29 नंबर कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर भी कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। ए ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ए ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है वर्गीज कुरियन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न की वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है। ए ऑप्शन है टेलीफोन, बी ऑप्शन है कंप्यूटर, सी ऑप्शन है मोबाइल, डी ऑप्शन है वॉकी टॉकी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है, तो मोबाइल है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न की भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से, बी ऑप्शन है 1 मार्च से, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से, डी ऑप्शन है 1 दिसंबर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर। ए ऑप्शन है कृषि क्षेत्र का, बी ऑप्शन है निर्माण उद्योग का, सी ऑप्शन है व्यापार क्षेत्र का, डी ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो कृषि क्षेत्र का है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है ब्राजील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी किस देश में सबसे अधिक होता है, तो ब्राजील में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न की राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है शिमला में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न की किस देश में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है भारत ने, बी ऑप्शन है नेपाल ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है जापान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न की जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 38 नंबर कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन है टेलीविजन का, बी ऑप्शन है सेफ्टी लैंप का, सी ऑप्शन है वाष्प इंजन का, डी ऑप्शन है जहाज का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है बंगाली, डी ऑप्शन है हिंदुस्तानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न की किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है चाय को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न की आपदा कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न की भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मुंबई से पुणे, बी ऑप्शन है पुणे से अहमदाबाद, सी ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, डी ऑप्शन है हावड़ा से खड़गपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है तंबाकू, डी ऑप्शन है गेहूं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो गन्ना भी व्यावसायिक फसल है, जूट भी व्यावसायिक फसल है, तंबाकू भी व्यावसायिक फसल है, लेकिन ये जो गेहूं है ये व्यावसायिक फसल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न की पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है कांडला, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है कोलकाता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न की काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है गेहूं के लिए, सी ऑप्शन है चावल के लिए, डी ऑप्शन है ईख के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो किस फसल के लिए उपयोगी है काली मिट्टी, तो ये कपास के लिए है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न की भरतपुर
पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है पंजाब में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि चीनी मिल किस राज्य में सबसे अधिक है? यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी मिल किस राज्य में सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है मुंबई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी मिल किस राज्य में सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसमें से आपको बताना है कि किसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन है सोयाबीन में, बी ऑप्शन है दूध में, सी ऑप्शन है अंडे में, डी ऑप्शन है हरी सब्जी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है। ए ऑप्शन है 25 वर्ष, बी ऑप्शन है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 35 वर्ष, डी ऑप्शन है 18 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है, तो 35 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है, तो ये पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और गांधी सेतु क्या है, तो एक नदी पुल है जो गंगा नदी के ऊपर बना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। हम आपको पीडीएफ नहीं दे पाए हैं क्योंकि जो 8 बजे वाला क्लास था इसमें हमें 50 क्वेश्चन लिखना था, तो क्वेश्चन लिखते लिखते यहाँ पे टाइम खत्म हो गया और यहाँ पे आपका पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम यहाँ पे आपको क्लास भी करवाना था और पीडीएफ भी यहाँ पे थोड़ा सा हमें बनाना था, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्लास का जो 50 प्रश्न थे उसे सबसे पहले लिखे, पीडीएफ हम आपका नहीं बना पाए हैं। लेकिन अभी जब आपका क्लास अभी खत्म होगा, लास्ट वाला जब यहाँ पे आप क्लास खत्म होगा, अभी आपको बस 5 मिनट में आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। आप लोग बस यहाँ पे इंतजार कीजिए, बस यहाँ पे आपको 5 मिनट में पीडीएफ आपको अब भेजा जा रहा है। होमवर्क प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद आपको पीडीएफ ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि टकसाल का संबंध किससे है? यहाँ पे आपको बताना है कि टकसाल का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है सिक्कों से, बी ऑप्शन है अभिलेखों से, सी ऑप्शन है लिपि से, डी ऑप्शन है अनाज से। तो जो भी ऑप्शन इसमें आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अभी जस्ट आपको 5 मिनट के अंदर हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।